हेलो फ्रेंड्स, 11 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं संडे की। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है थिंक टैंक स्नब क्लाउड्स इंडिया सिंगापुर टाइज। तो ये शंग्रीला डायलॉग के बारे में है। तो ये शंग्रीला डायलॉग हर साल होता है इन शंग्रीला होटल इन सिंगापुर। तो ये अराउंड 2002 से हर साल होता है। इंडिया भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। अराउंड 28 एशिया पैसिफिक कंट्रीज के डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आके यहाँ पे डायलॉग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सिंगापुर गवर्नमेंट फंड करती है, पर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय दिस इंडिपेंडेंट थिंक टैंक। ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। तो ये पिछले साल भी हुआ था, तो डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर मनोहर पर्रिकर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस साल डिफेंस मिनिस्टर यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि प्रेजेंटली डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली। तो आफ्टर मनोहर पर्रिकर गोवा के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो यहाँ पे डिफेंस पोर्टफोलियो और फाइनेंस पोर्टफोलियो दोनों ही मिस्टर अरुण जेटली के पास है। तो इसीलिए अब जीएसटी भी रोल आउट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस के अंडर एक डेलीगेशन डिसाइड किया भेजने को। पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने यहाँ पे उनको सिर्फ 3 डे मीट में 3rd डे को ही टॉक्स के लिए अलाउ किया, प्रोविजन दिया है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम यहाँ शंग्रीला डायलॉग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन है, उनको हायर डेलीगेशन दिया गया, हायर लेवल दिया गया रैंकिंग। तो वो इसीलिए यहाँ पे ये कंसर्न्स रेस किए गए। तो इवन सिंगापुर गवर्नमेंट आफ्टर इंडियाज डिसीजन उन्होंने भी यहाँ पे अपने ऑफिशियल्स भेजे ताकि इसको टैकल किया जा सके ये सिचुएशन को। तो ये कंसर्न्स रेस किए गए। इवन इंडिया सिंगापुर रिलेशंस काफी स्ट्रांग है। थोड़ा टाइम पहले सिम्बेक्स जो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, इसको हमने कंक्लूड किया है। तो ये एक्सरसाइज हुई थी। फिर अगला है नोटिस टू कर्नाटका गवर्नमेंट ओवर ऑर्डरली सिस्टम। तो ये ऑर्डरली सिस्टम एक कॉलोनियल एरा सिस्टम है जिसके अंदर सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के अंडर लोअर लेवल पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, तो कॉन्स्टेबल्स एक्सेट्रा। तो ये जो सिस्टम है, तो इसके अंदर उनको फिर मीनियल वर्क भी करवाया जाता है, जैसे कि डोमेस्टिक वर्क वगैरह, घर का काम वगैरह। तो ये कंसर्न्स रेस किए गए। जैसे हमने आर्मी में भी पहले डिस्कस किया, सहायक सिस्टम होता है जिसके अंदर सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स के अंदर लोअर आर्मी ऑफिशियल्स रखे जाते हैं। तो ये कॉलोनियल एरा सिस्टम है। तो क्योंकि तब आर्मी ऑफिशियल्स जो थे वो ब्रिटिशर्स होते थे, हायर पोस्ट, और लोअर ऑफिशियल्स भी इंडियंस होते थे। लेकिन ये अभी जो है सिस्टम कंटिन्यू करना, दिस इज हाईली नॉट रिकमेंडेड। एंड प्लस ये जो ऑफिशियल्स होते हैं, तो ये तो ट्रेंड ऑफिशियल्स होते हैं। अगर आपको डोमेस्टिक हेल्प भी चाहिए तो आप डोमेस्टिक हेल्प के ग्रुप डी लेवल ऑफिशियल आप रखो। तो अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। उन्होंने ऑर्डरली सिस्टम को अबॉलिश किया है मार्च 2017 में नोटिफिकेशन लाके। प्लस उन्होंने कहा है कि सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को अलाउंस दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन देयर रैंकिंग। तो वो यहाँ पे अपने लिए ग्रुप डी के डोमेस्टिक हेल्प एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो ये ऑर्डरली सिस्टम था। जैसे डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और एडीजीपी के पास 2 हेड कांस्टेबल्स और 4 कांस्टेबल्स होते थे, तो अब उनको अलाउंस दिया जा रहा है कि आप एम्प्लॉय कर लो। तो ये मंथली अलाउंस है। फिर अगला न्यूज आइटम है फार्म लोन वेवर इन यूपी आफ्टर बजट से सीएम। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अब अनाउंस किया है कि फार्म लोन वेवर जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो बीजेपी गवर्नमेंट बनी यूपी में, लेकिन बीजेपी का पोल प्रॉमिस था ये इलेक्शंस में जाने के टाइम पे कि हम यूपी में पावर में आएंगे तो हम फार्म लोन्स वेवर देंगे, मतलब फार्म लोन्स को माफ कर देंगे फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये प्रॉमिस उन्होंने आके भी अनाउंस किया कि हम ये फुलफिल करेंगे। अब ये अनाउंस किया गया है कि ये बजट पास होने के बाद फुलफिल किया जाएगी ये प्रॉमिस। तो बजट 2017-18 का सेशन, बजट सेशन होने वाला है अब जुलाई में। तो बजट पास हो जाने के बाद ये किया जाएगा। लेकिन तब तक भी कहा गया है बैंक्स को कि वो कोई बेनिफिशियरी जो फार्मर्स है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, उनको कोई नोटिस नहीं देंगे लोन रीपेमेंट के लिए जब तक ये बजट पास नहीं हो जाता। तो ये अब अनाउंस किया गया। तो लोन वेवर सर्टिफिकेट्स बाद में दिए जाएंगे। तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, अराउंड 86 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इससे बेनिफिट होगा। और इससे यूपी स्टेट गवर्नमेंट को 36,000 करोड़ का अमाउंट का कॉस्ट होगा, उनके ऊपर बर्डन आएगा। तो वही है। तो इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाकी बीजेपी रूल स्टेट्स है जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे भी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन वेवर चाहिए। फिर अगला है प्रॉमिसिंग फर्स्ट स्टेप इन प्रोड्यूसिंग ब्लड कैंसर ड्रग। तो ये इंडियन रिसर्चर्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से। उन्होंने ये नया स्मॉल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया, इसका नाम दिया उन्होंने 5G। तो ये मॉलिक्यूल ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया और ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट फंक्शन करता है। ये सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है, कम करता है, मतलब सेल को, ये जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको स्प्रेड करने से रोकता है।
तो हायर कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है तो इवन सेल डेथ हो जाती है जो कैंसर सेल्स उनकी। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो करने के लिए भी वो स्टेप्स ले रहे। और ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो काफी न्यूज में भी आते हैं। जनरली ऑन संडेज हिंदू कवरेज होता है ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली इंडियन इनिशिएटिव्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में है, मेंस जीएस मेंस के सिलेबस में है, इंडियन कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए इसका इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे डिटेल्स नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बेंजोथियाजोल डेरिवेटिव है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये कोड नेम 5G भी काफी सारे आएंगे। तो एवरी संडे पूरे साल में आप याद करोगे तो काफी सारे नाम आएंगे। तो हर एक नाम याद रखना, उनका फंक्शन स्पेसिफिकली याद रखना डिफिकल्ट होगा, बट ओनली एन आइडिया कि इंडियन इनिशिएटिव्स भी हो रहे, कैंसर रिसर्च के लिए भी इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं। फिर अगला है नोवेल कंपाउंड इनहिबिट्स लंग कैंसर ग्रोथ इन लैब स्टडीज। तो ये भी और एक इनिशिएटिव है इंडियन साइंटिस्ट से, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, IIT मद्रास और ये श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी चेन्नई से। तो इन्होंने भी एक मॉलिक्यूल डेवलप किया है। तो ये मॉलिक्यूल ग्लाइकोपिरोलिडीन डेरिवेटिव है, इसको नाम दिया उन्होंने RPRR210। तो ये कंपाउंड उन्होंने सिंपल स्टार्टिंग केमिकल्स यूज करके बनाया है। तो ग्लूकोज और प्रोलाइन जो एमिनो एसिड है, ऐसे कंपाउंड यूज करके। तो क्योंकि कैंसर ड्रग्स जो होते हैं उनका मेजर कंसर्न होता है कि उनके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो काफी ड्रास्टिक होते हैं। तो इसीलिए जब ये सिंपल स्टार्टिंग केमिकल्स हो गया तो इनके साइड इफेक्ट्स मिनिमल हो गए। और ये कंपाउंड जो उन्होंने बनाया, ये मॉलिक्यूल, ये भी कैंसर सेल्स को इनहिबिट करता है और सेल डेथ में मदद करता है। तो इससे भी काफी इनको प्रोग्रेस मिली है। तो ये सारे रिसर्चेस जो है पहले भी और ये वाला रिसर्च भी, तो इसका और इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स होना है, फिर उसके बाद ये ड्रग अप्रूव किया जाता है। तो ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप लिया गया है। फिर अगला है फैसिनेटिंग कैंसर फाइट। तो ये एक इंटरनेशनल ड्रग है जो US FDA ने भी अप्रूव किया है। तो ये है केट्रुडा। तो ये केट्रुडा ड्रग मर्क जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है इसने डेवलप किया है। और ये ड्रग एक्चुअली पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर को, मतलब लोकेशन बेस्ड कैंसर को नहीं अफेक्ट करता है, ट्रीट करता है। मतलब जैसे कि हम कहते हैं ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, तो ये ड्रग एक्चुअली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन को टारगेट करता है। तो ऑल दोज कैंसर पेशेंट्स जिनको ये पर्टिकुलर जेनेटिक म्यूटेशन है, जिसकी वजह से उनका सेल का DNA डैमेज फिक्सिंग अफेक्ट होता है, तो उन सारे पेशेंट्स को ये जब ये ड्रग दिया गया तो वो सब इससे ट्रीट हो गए। तो ये वंडर ड्रग है केट्रुडा। तो ये है ड्रग। तो ये ड्रग अराउंड आप देख सकते हैं 86 कैंसर पेशेंट्स को दिया गया। 66 उनमें से इनका ट्यूमर श्रिंक हो गया, स्टेबलाइज हो गया, और बाकी जो 18 पेशेंट्स थे उनका ये ट्यूमर वैनिश हो गया और रिटर्न नहीं हुआ, मतलब फिर से वो डेवलप नहीं हुआ। तो ये ड्रग है केट्रुडा। तो कई टाइम से ये कहा जाता है कि कैंसर जो है तो वो लोकेशन बेस्ड के बॉडी में कहाँ लोकेटेड है उसके बेसिस पे क्लासिफाई नहीं होना चाहिए, पर क्या रीजन है, जैसे जेनेटिक म्यूटेशन जो है, तो कौन सा जेनेटिक म्यूटेशन है जिसकी वजह से ये हो रहा है वो इम्पोर्टेंट। तो ये अलग अलग टाइप के कैंसर्स थे ये पेशेंट्स को, जैसे पैनक्रियास का, प्रोस्टेट, यूटेरस, बोन, और सब इससे ये ड्रग से ट्रीट हुए क्योंकि ये जेनेटिक म्यूटेशन को टारगेट करता है। तो ये जो कैंसर सेल्स भी होते हैं ये इम्यून सिस्टम से छुप जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो है सेल्स को अटैक करेगा जो अनवांटेड सेल्स है, लेकिन ये कैंसर सेल्स इसलिए छुप जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक प्रोटीन आ जाता है। तो ये प्रोटीन उनको छुपा देता है। तो क्योंकि ट्यूमर्स ये प्रोटीन डेवलप करते हैं, तो ये जो ड्रग है केट्रुडा ये इसको ही टारगेट करता है और ये प्रोटीन को अनमास्क कर देता है, ये प्रोटीन को हटा देता है। तो कैंसर सेल्स अनमास्क हो जाते हैं और फिर इम्यून सिस्टम उनको ढूंढ के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर अगला है marine reserves can help mitigate climate change effects। तो ये एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने अपना पूरा स्टडी लाया है ऑन बेस्ड ऑन 145 पीयर रिव्यूड स्टडीज कि मरीन रिजर्व्स को अगर प्रोटेक्शन मिलता है तो उससे क्लाइमेट चेंज काफी कम हो सकता है, मिटिगेट हो सकता है, हम उसको स्टॉप कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। तो ये जो है हम मरीन रिजर्व्स को प्रोटेक्शन मिलता है तो कोस्टल नेशंस जो है वो अपने मरीन ओशन वाटर बॉडीज को प्रोटेक्शन देते, तो वो सिर्फ 10% अपना वाटर प्रोटेक्ट करने के लिए कमिट करते हैं बाय 2020 भी उन्होंने कहा है। तो इसका अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये सिर्फ 3.5% ऑफ टोटल ओशन वाटर है। तो एक्चुअली ओशन प्रोटेक्शन जो चाहिए तो एटलीस्ट 30% ओशन को सेफगार्डेड मरीन इकोसिस्टम रखना चाहिए, रिजर्व रखना चाहिए, रिजर्व्स की तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हम क्लाइमेट चेंज को कम्बैट कर सके, टैकल कर सके।
क्योंकि ओशंस जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कार्बन स्टोर करना, तो लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोरेज। तो जैसे टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर में भी होता है, जैसे कि ट्रीज है, फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज अ ह्यूज कार्बन सिंक। तो ये ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो कार्बन सिंक हो जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में डेवलप होता है वो कम होते जाता है। तो ये एक पॉजिटिव है। तो नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी किया जाता है। इवन अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, तो कार्बन सिंक होता है। और ओशंस में भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है अगर ओशन वाटर बॉडीज में, तो वो कार्बनिक एसिड बन जाता है, तो वो एसिडिफिकेशन भी हो जाता है, ओशन एसिडिफिकेशन। तो ओशन एसिडिफिकेशन भी काफी इंक्रीज हो रहा है, 26% एवरेज इंक्रीज हुआ है प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स से ओशन एसिडिफिकेशन भी। तो यही है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होना चाहिए और ओशंस करते भी है, तो अप टू अ पर्टिकुलर लेवल इट इज पॉसिबल। फिर इवन ओशन जो जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रोटेक्ट करते हैं। इवन जो कोस्टल वेजिटेशन होता है वो इवन स्टॉर्म्स वगैरह से भी प्रोटेक्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कोस्टल वेजिटेशन भी बेनिफिट करते हैं। तो इसीलिए मरीन रिजर्व्स होना काफी जरूरी है। अब ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से ओशन लेवल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो 1900 से अब तक ऑलरेडी 7 इंचेस ग्लोबल सी लेवल्स राइज हो चुके हैं, और बाय 2100 3 फीट तक इंक्रीज हो जाएगी। तो काफी सारी लो लाइंग सिटीज और नेशंस यहाँ पे ओशन के अंदर डूब जाएगी। तो ये कंसर्न्स है। फिर अगला है इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ्स फ्रॉम हीट वेव्स। तो ये भी एक स्टडी की गई आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स के थ्रू। तो उन्होंने कहा है कि हीट वेव्स इंडिया में काफी बढ़ गई है। तो जो आप टेम्परेचर चेंज देखोगे तो 1960 से 2009 के बीच में एवरेज जो टेम्परेचर है 27 डिग्री से 27.5 डिग्री हुआ है, मतलब 0.5 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है। लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू हीट वेव्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, अराउंड 146%। तो ये कंसर्न्स रेज किए गए। इवन हीट वेव्स का डेफिनेशन रिसेंटली इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया है। तो कहते हैं लोगों को अवेयर होना चाहिए कि हीट वेव्स के इम्पैक्ट से कैसे बचे। तो हीट वेव्स का डेफिनेशन भी डिटेल डेफिनेशन है, इधर इतना डिटेल नहीं दिया गया हुआ है। कीवर्ड्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया हीट वेव्स का डेफिनेशन। तो टेम्परेचर राइज, एवरेज टेम्परेचर राइज की 40 डिग्री सेल्सियस से कितना एवरेज टेम्परेचर राइज होता है, उनके उसके हिसाब से हीट वेव और सीवियर हीट वेव डिफाइन किया जाता है। फिर अगला है द केस फॉर रैशनल एक्सेस। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट भी लाई है, प्लस उन्होंने 3 कैटेगराइजेशन किए ड्रग्स के लिए, एक्सेस, वॉच और रिजर्व। तो ये कैटेगराइजेशन, एक्सेस मतलब सबको ये ड्रग्स का एक्सेस होना चाहिए। तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट भी हर 2 साल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिवाइज करती है। तो अब जो रिविजन किया गया उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो है, इवन टीबी रिलेटेड ड्रग्स, बेडाक्विलिन और डेलेमिनिट, उनको भी एसेंशियल लिस्ट में डाला गया है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट इनको एसेंशियल कैटेगरी में नहीं लेती है। बेडाक्विलिन जो है ये ड्रग बहुत स्ट्रिंजेंटली यूज किया जाता है, तो स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल है, और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जब होते हैं वो कंडीशंस देख के ही वो देते हैं। तो इसकी वजह से इवन एक केस फाइल किया गया था, 18 ईयर ओल्ड गर्ल ने यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल किया कि वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से सफर कर रही है और ये ड्रग उनको अवेलेबल नहीं किया जा रहा है। तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये ड्रग अवेलेबल किया जाए, और अभी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये ड्रग डाला है। मतलब कि इसका मतलब है कि ये ड्रग सारे नेशंस को कोशिश करनी चाहिए कि इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए सब। तो वो है। उसके बाद और एक नया ड्रग है टीबी के लिए, डेलामिनेट। तो टीबी के लिए नए ड्रग्स की जरूरत होती है, क्यों, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये डेलामिनेट ड्रग अभी तक इंडिया ने रजिस्टर भी नहीं किया अपने टीबी प्रोग्राम में, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाला है। इवन दिल्ली हाईकोर्ट ने जब ये रूलिंग दी तब उन्होंने कहा कि डेलामिनेट अक्वायर करने के लिए भी स्टेप्स लेने चाहिए। इसका जो मैन्युफैक्चरर है डेलामिनेट ड्रग का, ऑत्सुका फार्मास्यूटिकल, इनके पास मोनोपोली है ड्रग की। तो ये इनका कंपैशनेट एक्सेस प्रोग्राम के अंदर इंडिया को भी इसको अक्वायर करना चाहिए। वो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया टू द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और ये टीबी जो है, टीबी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होता है क्योंकि टीबी बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। तो ये एयर के थ्रू स्प्रेड होती है और लंग्स अफेक्ट होते हैं इससे। तो ये टीबी ड्रग्स जो यूज किए जाते हैं टीबी के ट्रीट करने के लिए, तो अगर ये ड्रग्स सही से नहीं लिए गए, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टीबी ट्रीटमेंट लाई थी डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, क्योंकि अगर ड्रग्स सही क्वांटिटी में, सही डोज में, सही इंटरवल्स में नहीं लिए गए और इनकम्प्लीट कोर्स किया गया, तो फिर ड्रग बैक्टीरिया जो है उनको ये ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो फिर वो ड्रग उनके ऊपर काम नहीं करता।
तो वही है, तो ये ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है, तो फिर अगली बार जब टीबी होगा तो आपको ड्रग चलेगा भी नहीं, तो फिर सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स चाहिए होते हैं, उनके लिए भी ऐसे ही स्टेप्स, ऐसे ही कंडीशन होती है, तो फिर वो ड्रग भी नहीं चलेगा। तो ऐसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी डेवलप हो जाते हैं। तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए ये ड्रग है बेडाक्विलिन, जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रीजन्स पे अवेलेबल है, वो ये न्यूज में था। तो अब यहाँ पे बेडाक्विलिन और इवन डेलामिनेट दोनों को एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डाला है। फिर अगला है ग्लट एड्स टू फार्मर्स वोज। तो यहाँ पे अब फार्मर्स प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, उनको बेटर प्राइसेस चाहिए, लेकिन फार्मर्स का जो कंडीशन है, जो उनकी सफरिंग है, वो ये है कि पहले 2 साल जब ड्रॉट्स हुए, तो जब फार्मर्स ग्रो ही नहीं कर पाए, अच्छे उनको क्रॉप्स नहीं मिले, तो उनको अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो ड्रॉट्स होते हैं तो उनके फार्म्स में उनको प्रोड्यूस नहीं मिलता, वो सफर करते। लास्ट ईयर फिर ड्रॉट्स के बाद जब इवन दीज प्राइसेस ऑफ पल्सेस जो थे वो काफी हाई हो गए थे, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी, स्कार्सिटी थी, तो इवन गवर्नमेंट ने एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पल्सेस के लिए इंक्रीज किया। तो फिर अगली बार फार्मर्स ने काफी ज्यादा पल्सेस ग्रो किए, बहुत ज्यादा एरिया भी यूज किया गया, तो बम्पर क्रॉप्स हुए। तो जब पल्सेस प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गया, तो फिर से पल्सेस का प्राइस डाउन हो गया एकदम से, तो उनको फिर से कुछ नहीं मिला बेनिफिट। तो अभी भी मानसून बम्पर क्रॉप्स होने वाले, बाउंटीफुल मानसून है, इवन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया नॉर्मल मानसून हो गए। तो फिर अगर अच्छे मानसून हो गए तो भी उनको डिफिकल्टी होती है, और इवन अगर ड्रॉट्स होते हैं तो भी उनको डिफिकल्टी होती है। दिस इज द डायलेमा ऑफ फार्मर्स। तो उनके लिए जो है उनको सही प्राइस मिले, वो काफी जरूरी है। तो ये रिफॉर्म जरूरी है, फार्म लोन वेवर्स से उनकी दिक्कत सॉल्व नहीं होगी, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए यहाँ पे, ताकि फार्मर्स बेनिफिट कर सके। फिर अगला है इंडिया चाबहार प्लान फेसेस यूएस हर्डल। तो ये चाबहार पोर्ट है ईरान में, गल्फ ऑफ ओमान में यहाँ पे, और ये ईरान का ओनली सी फेसिंग पोर्ट है यहाँ पे। तो ये जो पोर्ट है यहाँ पे डेवलपमेंट इंडिया ने कमिट किया है, तो ये इंडियन पोर्ट डेवलप कर रही है, और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट भी काफी पास है। तो ये ग्वादर पोर्ट जो है ये चाइना डेवलप कर रहा है, तो ये पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहीं से उनको एक्सेस मिलेगा, ये पोर्ट को रीच करने के लिए वो ये डेवलप कर रहे हैं। तो चाबहार पोर्ट डेवलप होने से इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन नेशंस को भी एक्सेस मिलेगा इजीली। तो ये चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट में कई दिक्कतें आई है। पहले ईरान पे सैंक्शंस लाए गए थे, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा था, तो न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा था, तो उस वजह से जो सैंक्शंस लाए गए, यूएस, यूरोपियन नेशंस और इवन यूनाइटेड नेशंस ने उन पे सैंक्शंस लाए, तो उस वजह से इंडिया का भी डिफिकल्टी हो गई। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो हॉल्ट हो गया। प्लस अब उसके बाद जब ईरान के साथ के ऊपर सैंक्शंस हटाए गए हैं, क्योंकि JCPO जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको लेमैन लैंग्वेज में ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, तो ये ईरान न्यूक्लियर डील 2015 में फाइनलाइज हुई है। तो उसके बाद सैंक्शंस हटाए गए, तो ईरान ने कहा है कि हम कमिटमेंट्स दिए कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने एक्सेप्ट किए, और उसके बदले में उनके ऊपर से, ईरान के ऊपर से सब सैंक्शंस हटाए गए। US, यूरोप एंड इवन यूनाइटेड नेशंस ने अपने सैंक्शंस हटाए हैं। तो उसके बाद अब ये रिवाइव हो सकता है, अभी इंडिया और ईरान के रिलेशंस भी इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये ईरान न्यूक्लियर डील को काफी क्रिटिसाइज किया है। वो ईरान के भी स्टैंड उनका ईरान के अगेंस्ट है, प्लस उन्होंने कहा है कि ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है ये वर्स्ट डील एवर निगोशिएटेड है। तो इसीलिए वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स भी उनको कंसर्न्स है कि फिर से इनके ईरान के ऊपर सैंक्शंस लाए जा सकते हैं, यूएस ला सकती है, तो फिर अगर वो यहाँ पे डील करेंगे तो उनके लिए डिफिकल्टी होगी। और इंडिया चाहती है यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए वो टेंडर्स निकाल रहे हैं, पर वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है, तो अब ये दिक्कतें सामने आ रही है। तो ये है चाबहार पोर्ट के बारे में, और ये ईरान का जो ईरान न्यूक्लियर डील है JCPO है, उसके डिटेल्स है कि ईरान ने क्या कमिटमेंट्स दिए जिसके बदले ये सैंक्शंस हटाए गए। तो ये ईरान न्यूक्लियर डील है ईरान और P5+1 नेशंस के बीच में। P5 आर द 5 परमानेंट नेशंस एट UN सिक्योरिटी काउंसिल, US, UK, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, रोडोडेंड्रन्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज अंडर ट्रैक। तो ये रोडोडेंड्रन स्पीशीज है, जो ये स्मॉल श्रब्स भी होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स है ये, और स्मॉल ट्रीज और इवन लार्ज ट्रीज भी रेयरली होते हैं। तो ये रोडोडेंड्रन स्पीशीज जो इंडिया में है, 97% स्पीशीज ये नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, और यहाँ पे उनके इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, फॉलिंग ऑफ ट्रीज की वजह से या प्लांट्स की वजह से यहाँ पे हैबिटेट लॉस हो रहा है उनका।
तो ये कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। तो ये वल्नरेबल है, एक्सटिंक्शन हो सकता है इनका। और ये सबसे ज्यादा जो स्पीशीज है ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। और जो 3 रोडोडेंड्रन स्पीशीज है जो ये यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयाज रीजन आएगा नॉर्थ ईस्ट, इनके बाहर है। तो एक है वेस्टर्न हिमालयाज में और दो है वेस्टर्न हिमालयाज में और एक साउथ इंडिया में। तो ये रोडोडेंड्रन स्पीशीज इंडिया की है। इवन रोडोडेंड्रन इज द नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल। तो यहाँ पे ये कंसर्न्स रेज किए गए कि इनका प्रोटेक्शन जरूरी है। सिक्किम में काफी इनिशिएटिव्स लिए गए, इवन रोडोडेंड्रन्स के लिए सेपरेट रीजन्स डेजिग्नेट किए गए, उनके प्रोटेक्शन रिजर्व्स ऐसे। तो वैसे स्टेप्स ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट लेना चाहिए ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो ये है रोडोडेंड्रन्स। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।